ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो अपनों के बीच रहकर भी पूरी तरह अकेला रह गया। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गजाधर बाबू ने कमरे में रखे सामान पर एक नजर डाली। 2 बक्से, डोलची, बाल्टी। ये डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधते हुए कुछ कर्व, कुछ दुख और थोड़ी झिझक के साथ बोला, घरवाली ने साथ के लिए कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा, बाबूजी को पसंद थे। अब हम गरीब लोग आपकी क्या खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी के बीच भी गजाधर बाबू के मन में एक हल्की उदासी उठी, जैसे किसी अपने स्नेह भरे और परिचित संसार से उनका रिश्ता टूट रहा हो। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी ने बिस्तर में रस्सी बांधते हुए कहा। कभी जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर देना। गणेशी ने अंगोछे से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा नहीं देंगे तो कौन देगा? आप यहां रहते तो शादी में हौसला बना रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का ये कमरा, जिसमें उन्होंने इतने साल बिताए थे, सामान हट जाने के बाद सूना और बेरंग लग रहा था। आंगन में लगाए पौधे भी जान पहचान वाले लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। लेकिन पत्नी और बच्चों के साथ रहने की कल्पना आते ही ये बिछो एक हल्की सी लहर की तरह उठकर शांत हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर घर जा रहे थे। इन वर्षों में उन्होंने ज्यादातर समय अकेले ही बिताया था। उन्हीं अकेले पलों में उन्होंने बार बार उस समय की कल्पना की थी जब वो परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी उम्मीद के सहारे उन्होंने जीवन की कठिनाइयां झेली थी। दुनिया की नजर में उनका जीवन सफल था। उन्होंने शहर में मकान बनवाया, बड़े बेटे अमर और बेटी कांति की शादी कर दी थी और 2 बच्चे अभी पढ़ रहे थे। नौकरी के कारण गजाधर बाबू अधिकतर छोटे स्टेशनों पर रहे, जबकि पत्नी और बच्चे शहर में रहे ताकि पढ़ाई में बाधा न आए। स्वभाव से वो बहुत स्नेही थे और स्नेह के भूखे भी। जब परिवार साथ होता तो ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसी मजाक करते, पत्नी से बातें करते। उन सब के दूर हो जाने से उनके जीवन में गहरा खालीपन आ गया था। खाली समय में उन्हें घर में मन नहीं लगता था। कभी कभी उन्हें पत्नी की वे छोटी छोटी बातें याद आती। दोपहर की गर्मी में भी उनका रसोई में लगे रहना, उनके आने पर गरम गरम रोटियां बनाना, मना करने पर भी थोड़ा और परोस देना और प्यार से आग्रह करना। जब वह थके हुए लौटते तो पत्नी उनकी आहट सुनकर रसोई के दरवाजे पर आ जाती और हल्की मुस्कान से उनका स्वागत करती। ये सारी यादें उन्हें अक्सर भावुक कर देती। अब इतने सालों बाद वो समय फिर लौट रहा था जब वह उसी स्नेह और अपनापन के बीच रहने वाले थे। टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे सरका दिए। अंदर से बीच बीच में ठहाकों की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था और सभी बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर हल्की स्नेह भरी मुस्कान आ गई। उसी मुस्कान के साथ वह बिना आवाज किए अंदर चले गए। उन्होंने देखा, नरेंद्र कमर पर हाथ रखे, शायद पिछली रात देखी गई फिल्म के किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू भी हंसी में इतनी मग्न थी कि उसे अपने आंचल या घूंघट का ध्यान ही नहीं था। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर पीने लगा। बहू को भी होश आया और उसने झट से सिर ढक लिया। केवल बसंती ही हंसी रोकने की कोशिश में बार बार कांप रही थी। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए सबको देखा और बोले, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र सकपका गया। गजाधर बाबू चाहते थे कि वह भी इस हंसी मजाक में शामिल हो जाए, लेकिन उनके आते ही माहौल जैसे ठंडा पड़ गया। ये देखकर उनके मन में हल्की सी कसक उठी। बैठते हुए उन्होंने कहा, बसंती, मुझे भी चाय दे दो। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने मां के कमरे की ओर देखा।
अभी आती होंगी, और उनके लिए चाय छानने लगी। बहुत चुपचाप पहले ही चली गई थी। थोड़ी देर में नरेंद्र भी उठकर चला गया। केवल बसंती ही पिता के लिहाज से वही बैठी रही और मां का इंतजार करने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय ली, फिर बोले, बेटी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा आएंगी तब पी लूंगा। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी हाथ में अर्घ्य का लोटा लिए बाहर आई और तुलसी में जल चढ़ाने लगी। उन्हें देखकर बसंती भी उठकर चली गई। पत्नी ने गजाधर बाबू को देखा और बोली, अरे, आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में जैसे कुछ चुभ गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अपने अपने काम में लग गए, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। चारों ओर बिखरे जूठे बर्तनों को देखकर उन्होंने नाक भौं सिकोड़ी और बोली, सारा घर जूठे बर्तनों से भरा है, इस घर में कोई ढंग ही नहीं रहा। पूजा करके सीधे चौके में घुस जाते हैं। फिर उन्होंने नौकर को आवाज दी। जवाब न मिलने पर ऊंची आवाज में फिर पुकारा और बोली, लगता है बहू ने बाजार भेज दिया होगा। एक लंबी सांस लेकर वह चुप हो गई। गजाधर बाबू चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। अचानक उन्हें गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर ट्रेन आने से पहले वो गरम गरम पूरियां और जलेबी बना देता था। जब तक गजाधर बाबू तैयार होते, उनके सामने चाय और जलेबी रख दी जाती। चाय भी कैसी, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी, 2.5 चम्मच चीनी और ऊपर मलाई की परत। ट्रेन लेट हो जाए, लेकिन गणेशी की चाय कभी लेट नहीं होती थी। कभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पत्नी की शिकायत भरी आवाज ने उनके विचारों को तोड़ दिया। सारा दिन इसी झंझट में निकल जाता है। इस घर का काम करते करते उम्र बीत गई, कोई हाथ तक नहीं बंटाता। गजाधर बाबू ने पूछा, बहू क्या करती है? पड़ी रहती है, और बसंती कहती है कॉलेज जाना है। गजाधर बाबू ने तुरंत बसंती को आवाज दी। बसंती जब कमरे से निकली तो उन्होंने कहा, आज से शाम का खाना तुम बनाओगी, सुबह का खाना तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह बनाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने समझाते हुए कहा, सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी मां अब बूढ़ी हो गई है, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, तुम और तुम्हारी भाभी मिलकर काम संभालो। बसंती चुप रही। बसंती के जाने के बाद उसकी मां धीरे से बोली, पढ़ाई तो बस बहाना है, कभी मन ही नहीं लगता, और लगे भी कैसे? शीला के घर से फुर्सत मिले तब ना, वहां बड़े बड़े लड़के हैं, हर समय वही बैठी रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मना करूं तो मानती नहीं। नाश्ता करके गजाधर बाबू बैठक में आकर बैठ गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें उनके रहने की कोई ठीक जगह नहीं बची थी। जैसे किसी मेहमान के लिए अस्थायी इंतजाम किया जाता है, वैसे ही बैठक में कुर्सियों को दीवार से लगाकर बीच में उनके लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी ये महसूस करते कि वह यहां अस्थायी हैं। उन्हें बार बार उन रेलगाड़ियों की याद आती, जो आती, कुछ देर रुकती और फिर आगे बढ़ जाती। घर छोटा होने के कारण अब बैठक में ही उनका ठिकाना था। पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा था, लेकिन वह सामान से भरा पड़ा था। एक तरफ अचार के मर्तबान, दाल चावल के डिब्बे, घी के कनस्तर, दूसरी तरफ पुरानी रजाइयां और दरिया बंधी पड़ी थी। एक बड़े टीन के बक्स में सारे गरम कपड़े रखे थे। बीच में कपड़े टांगने की रस्सी बंधी थी, जिस पर अक्सर बसंती के कपड़े बेतरतीब पड़े रहते। वह उस कमरे में जाना भी नहीं चाहते थे। दूसरा कमरा अमर और उसकी पत्नी का था, और सामने वाला कमरा बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें बेंत की कुर्सियां रखी थी, जिन पर नीली गद्दियां और कुशन सजे थे। जब भी उनकी पत्नी को लंबी शिकायत करनी होती, वह चटाई लेकर बैठक में आ बैठती।
एक दिन वो फिर चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने धीरे से घर खर्च की बात छेड़ी। अब आमदनी कम होगी, खर्च थोड़ा कम करना चाहिए। पत्नी तुरंत बोली, सब खर्च जरूरी है, किसका पेट काटूं? जोड़गांत करते करते उम्र निकल गई। न कुछ अपने मन का पहना, न ओढ़ा। गजाधर बाबू ने हैरानी और दुख से पत्नी को देखा। उन्हें लगा, पत्नी की बात में सहानुभूति नहीं, सिर्फ शिकायत है। उन्होंने समझाने की कोशिश की, तुम्हें किस बात की कमी है? घर में बहू है, बच्चे हैं, सिर्फ पैसे से ही आदमी अमीर नहीं होता। लेकिन कहते ही उन्हें महसूस हुआ कि ये बात पत्नी समझ नहीं पाएंगी। पत्नी ने व्यंग्य से कहा, हां, बहुत सुख है बहू से, आज रसोई में गई है, देख लेना क्या हाल होता है। इतना कहकर वो आंखें मूंद कर लेट गई। गजाधर बाबू चुपचाप उन्हें देखते रहे। क्या यही वह स्त्री थी जिसकी याद में उन्होंने पूरी जिंदगी काट दी थी? उन्हें लगा, वह सुंदर स्नेहमयी पत्नी कहीं खो गई है और उसकी जगह एक ऐसी औरत रह गई है जो उन्हें बिल्कुल अपरिचित लगती है। पत्नी का भारी शरीर, थका चेहरा और रूखापन उन्हें भीतर तक खल गया। वह चुपचाप लेट गए और छत को देखने लगे। अचानक अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। पत्नी घबराकर उठीं। लगता है बिल्ली ने कुछ गिरा दिया। वो अंदर दौड़ी और थोड़ी देर बाद लौटकर बोली, देखो बहू को। चौका खुला छोड़ आई थी। बिल्ली ने दाल गिरा दी। अब सबके लिए क्या बनाऊं? थोड़ी देर रुककर फिर बोली, और घी देखो, एक तरकारी और 4 पराठों में पूरा डिब्बा खाली कर दिया। कमाने वाला जान तोड़े और यहां सब यूं ही उड़ जाए। गजाधर बाबू को लगा कि अगर पत्नी और कुछ बोली तो उनका सिर फट जाएगा। उन्होंने चुपचाप करवट बदली और पीठ फेर ली। रात का खाना बसंती ने इस तरह बनाया कि खाना मुश्किल हो गया। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, लेकिन नरेंद्र ने थाली हटा दी। मैं ये खाना नहीं खा सकता। बसंती झुंझलाकर बोली, तो मत खाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? नरेंद्र चिल्लाया, बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। मां ने बीच बचाव किया और खुद कुछ बनाकर नरेंद्र को खिलाया। बाद में गजाधर बाबू ने पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और खाना बनाना तक नहीं आता। पत्नी बोली, सब आता है, बस करना नहीं चाहती। अगले दिन शाम को जब बसंती बाहर जाने लगी तो गजाधर बाबू ने पूछा, कहाँ जा रही हो? शीला के घर। बसंती ने कहा, कोई जरूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो। बसंती कुछ देर खड़ी रही, फिर चुपचाप अंदर चली गई। गजाधर बाबू रोज की तरह शाम को टहलने गए। जब लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, आपने बसंती से क्या कह दिया? शाम से मुंह फुलाए पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मन ही मन तय कर लिया कि बसंती की शादी अब जल्दी ही कर देनी चाहिए। उस दिन के बाद बसंती उनसे बचने लगी। कहीं जाना होता तो सामने से न जाकर पिछवाड़े से निकल जाती। गजाधर बाबू ने 1-2 बार पत्नी से पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, रूठी हुई है। ये सुनकर गजाधर बाबू को गुस्सा आया। लड़की इतनी बड़ी हो गई और इतना नखरा। कुछ दिनों बाद पत्नी ने बताया कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने हैरानी से पूछा। पत्नी ने साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन बातों बातों में ये साफ हो गया कि अमर और उसकी पत्नी को उनकी मौजूदगी खटकने लगी है। उनका कहना था, गजाधर बाबू हमेशा बैठक में रहते हैं, जिससे आने जाने वालों को बैठाने में दिक्कत होती है। वो अमर को अब भी बच्चा समझते हैं और हर बात में टोकते रहते हैं। बहू को काम करना पड़ता है और सास ऊपर से ताने देती रहती है। पहले ऐसा नहीं था। अमर घर का मालिक था। बहू अपनी मर्जी से रहती थी। दोस्तों का आना जाना लगा रहता था। गजाधर बाबू ने धीमे स्वर में कहा, अमर से कह देना, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने देखा कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है।
वो कुछ पूछने ही वाले थे कि नजर रसोई में बैठी पत्नी पर पड़ी। कुछ कहने को मुंह खोला, फिर चुप रह गए। पत्नी के कमरे में झांक कर देखा। अचार के मर्तबानों, कनस्तरों और बक्सों के बीच उनकी चारपाई लगा दी गई थी। गजाधर बाबू ने चुपचाप कोट उतारा। दीवार पर जगह न मिलने पर उसे मोड़कर कपड़ों के बीच टांग दिया। बिना कुछ खाए अपनी चारपाई पर लेट गए। उन्हें अपना पुराना रेलवे क्वार्टर याद आने लगा। वो खुला कमरा, स्टेशन की चहल पहल, पहचान वाले लोग, रेल की पटरियों की खटखट, वो सब अब किसी खोए हुए खजाने जैसा लग रहा था। उन्हें लगा जिंदगी ने उन्हें धोखा दिया है। जिस सुख की उन्होंने कल्पना की थी वो उन्हें मिला ही नहीं। लेटे लेटे वो घर की आवाजें सुनते रहे, बर्तनों की खटपट, नल से गिरता पानी, सास बहू की हल्की बहस। और उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया, अब वो घर की किसी बात में दखल नहीं देंगे। इसके बाद सचमुच उन्होंने कुछ कहना छोड़ दिया। नरेंद्र पैसे मांगता तो बिना पूछे दे देते। बसंती देर तक बाहर रहती तो भी कुछ नहीं कहते। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उन्हें इस बात का था कि उनके इस बदलते व्यवहार को भी किसी ने महसूस नहीं किया। पत्नी तो उल्टा खुश थी कि अब वो बीच में नहीं पड़ते। कभी कभी वो कह देती, ठीक ही है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। गजाधर बाबू ने ये सुना तो मन ही मन टूट गए। उन्हें महसूस हुआ इस घर में उनकी भूमिका बस कमाने वाले व्यक्ति की थी। पत्नी की दुनिया अब घर गृहस्थी और सामान तक सीमित हो गई थी। उनके लिए गजाधर बाबू अब कोई भावनात्मक केंद्र नहीं रहे थे। उनकी मौजूदगी उस घर में अजीब लगने लगी थी, जैसे सजी हुई बैठक में एक बेढंगी चारपाई। उनकी सारी खुशी धीरे धीरे गहरी उदासी में बदल गई। फिर भी एक दिन वो खुद को रोक नहीं पाए। पत्नी नौकर की शिकायत कर रही थी, बहुत कामचोर है, बाजार से चीज लाता है तो पैसे भी बचाता है और खाने में भी कम नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि घर का खर्च उनकी हैसियत से ज्यादा है। उन्होंने कहा, नौकर रखने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा काम घर के लोग कर सकते हैं। और उसी दिन नौकर को हटा दिया। अमर जब दफ्तर से लौटा तो उसने नौकर को आवाज दी। बहू ने कहा, बाबूजी ने उसे हटा दिया। क्यों? कहते हैं खर्च ज्यादा है। बात सीधी थी, लेकिन बहू के कहने के ढंग ने गजाधर बाबू को भीतर तक चुभ गया। उस दिन उनका मन भारी था, इसलिए वह टहलने भी नहीं गए। अंधेरे में ही चुपचाप लेटे रहे। उन्हें पता भी नहीं चला कि बाहर क्या बातें हो रही हैं। नरेंद्र की आवाज आई, अम्मा, आप बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बैठे नौकर हटा दिया। मैं साइकिल पर गेहूं लेकर आटा पिसाने नहीं जाऊंगा। बसंती बोली, मैं कॉलेज भी जाऊं और घर का काम भी करूं, ये मुझसे नहीं होगा। अमर झुंझलाकर बोला, बूढ़े हो गए हैं, चुपचाप पड़े रहें, हर बात में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने ताने के स्वर में कहा, और कुछ नहीं सूझा तो बहू को ही रसोई में भेज दिया। उसने 15 दिन का सामान 5 दिन में खत्म कर दिया। कुछ देर बाद पत्नी कमरे में आई और बत्ती जलाई। गजाधर बाबू को लेटा देख वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन गजाधर बाबू चुपचाप आंखें बंद किए पड़े रहे। कुछ दिनों बाद गजाधर बाबू हाथ में एक चिट्ठी लिए आए और पत्नी को बुलाया। पत्नी हाथ पोंछती हुई आई। गजाधर बाबू ने सीधे कहा, मुझे सेठ रामजीमल की चीनी मिल में काम मिल गया है, खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम कर लूं। उन्होंने पहले भी कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर थोड़ी देर रुककर बोले, मैंने सोचा था कि इतने साल अलग रहने के बाद अब परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? पत्नी चौंक गई। मैं कैसे जाऊं? यहां इतना बड़ा घर है और लड़की भी बड़ी हो गई है। गजाधर बाबू ने बात बीच में ही काट दी। ठीक है, तुम यही रहो, मैंने तो यूं ही कहा था। उनकी आवाज में गहरी निराशा थी। 2 दिन बाद वह जाने के लिए तैयार थे।
नरेंद्र ने जल्दी जल्दी उनका बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। गजाधर बाबू ने लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में ली और रिक्शे पर बैठ गए। एक बार उन्होंने अपने परिवार की ओर देखा, फिर नजरें फेर ली। रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा चलेंगे ना? बसंती उछलकर बोली, भैया हमें भी ले चलना। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे रसोई में गई। बची हुई मठरिया एक डिब्बे में रखी, फिर अपने कमरे में जाकर कनस्तरों के पास रख दी। फिर बाहर आकर बोली, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल देना, बहुत जगह घेर रही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें और ऐसे ही भावुक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।